आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो ऑन माई रेडार कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान मईशत की रिपोर्ट कार्ड, जिसे पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे भी कहा जाता है, कौम के सामने रखी। यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है, मगर इस इकनॉमिक रिपोर्ट में, इस सर्वे में जगह जगह सुर्ख दायरे नजर आ रहे हैं। कलीदी इकनॉमिक परफॉर्मेंस के लिहाज से तशवीशनाक सूरत हाल नजर आ रही है। पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार यानी तरक्की की रफ्तार अपना टारगेट हासिल करने में नाकाम हुई है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वाज़ेह तौर पे अपना टारगेट हासिल करने में नाकाम रही हैं। पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावार कम से कम होती नजर आई है। FBR अपने टैक्स टारगेट्स की तकमील में नाकाम नजर आया है। और बेशक पाकिस्तान में एक बार फिर बैरूनी सरमायाकारी बराए नाम रही है। ये वो बैकग्राउंड है और ये वो माशी गार्ड है जिसको अगर गौर से देखा जाए तो हम ये कहने पर मजबूर होंगे कि पाकिस्तान अपनी मईशत के सालाना इम्तहान में बमुश्किल ग्रेस मार्क्स के साथ पास होता नजर आया है। ये इसलिए है क्योंकि मुल्क की GDP ग्रोथ 4.2% के टारगेट के मुकाबले में सिर्फ 3.7% रही। अगरचे ये गुज़िश्ता साल की 3.2% ग्रोथ से बेहतर है, थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहां हर साल लाखों नौजवान लेबर मार्केट में दाखिल होते हैं, 3.7% ग्रोथ रोजगार पैदा करने के लिए, जॉब्स पैदा करने और गुर्बत को कम करने के लिए इंतहाई नाकाफी है। मजीद अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ हुकूमत के गुज़िश्ता 4 सालों में औसत GDP ग्रोथ सिर्फ 2% ही रही है 4 साल से। यानी पाकिस्तान आज तक इस ग्रोथ ट्रैप से बाहर नहीं निकल सका है, जिसने कई सालों से इन्वेस्टमेंट, रोजगार और पैदावारी सलाहियत को महदूद कर रखा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की कारकर्दगी भी तशवीशनाक नजर आई है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है और ये एक बड़ा सुर्ख दायरा है। हुकूमत के दावों के बावजूद मौजूदा माली साल के पहले 11 महीनों में एक्सपोर्ट सिर्फ $227.91 बिलियन तक पहुंच सकी, जो एनुअल $32.8 बिलियन के टारगेट से $4.8 बिलियन कम रही है। काफ़ी कमी रही है। कंसर्न की बात यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तकरीबन 20 साल से 25 से 30 अरब डॉलर के दरमियान फंसी हुई है। पाकिस्तान में हमने पिछले 70 साल में बदकिस्मती से एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ पे कामयाबी से अमल पैरा नहीं हो सके। आज आप देखिए कि 90 लाख पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क हैं वो 40 अरब डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूट करते हैं मुल्क की मईशत में। पाकिस्तान में जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो भी सिर्फ 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कमाते हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी नाकामी है कि हम एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इकोनॉमी नहीं खड़ी कर सके। नतीजतन क्या है कि हम मजबूर होते हैं कि हम स्टॉप गैप अरेंजमेंट करें, या हम कमर्शियल बोरोइंग करते हैं, या हम मल्टीलैटरल एजेंसी से बोरोइंग करते हैं, या हम बायलैटरल अपने दोस्त ममालिक से मदद लेके अपना एक्सटर्नल सेक्टर का गैप प्लग करते हैं। मौजूदा हुकूमत का एहसन इकबाल साहब का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत फाइनेंशियल ईयर 29 यानी अब से 3 साल तक एक्सपोर्ट को $60 बिलियन तक ले जाने का टारगेट है। ताहम सवाल यह है कि पिछले 20 सालों में एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन की हद नहीं पार कर सकी, तो क्या आइंदा 3 सालों में इन्हें दुगना किया जा सकेगा तो कैसे? इन्वेस्टमेंट के महाज पर भी सूरत हाल हौसला अफजा नहीं है। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही है। जुलाई ता अप्रैल FDI यानी कि बैरूनी सरमायाकारी तकरीबन 31% कम हो गई, और वो भी अब सिर्फ $1.41 बिलियन रह गई है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के साइज के लिए ये समझिए कि ना होने के बराबर है। पिछले साल इसी अरसे के दौरान ये $2.04 बिलियन थी।
लोकल इन्वेस्टमेंट आएगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। इसमें दो चीजें मैं आपको जरूर कहूंगा, टैक्सेशन है, एनर्जी है, फाइनेंसिंग है, लेकिन उसके अलावा दो और चीजें हैं। एक तो जो हमारा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, हम उसको कहते तो हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बट दैट हैज टू move in the right direction and in great speed। और दूसरी चीज है पॉलिसी कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक एफबीआर की कारकर्दगी पर भी कई सवालात हैं। जुलाई से मई एफबीआर ने 11.23 ट्रिलियन रुपीस टैक्स जमा किया, जो टारगेट से 864 बिलियन रुपीस कम रहा। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा कि आप 1947 से देख लीजिए और अब तक ये आपको पता होगा कि कितने सालों में एक्चुअली टारगेट कंप्लीट हुआ। शॉर्टफॉल वाली बात है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, बिकॉज इट्स फैक्चुअल। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की आपने कल्चर चेंज करना है, वो कल्चर 1-2 साल में चेंज नहीं होता। मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा एक इदारा चला कर आया हूँ, मुझे भी 6-7 साल लगे फॉर एग्जाम्पल सिफारिश के कल्चर को खत्म करते हुए। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट कि आप कह दें और खत्म हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा सुकून उसके लिए चाहिए होता है। मुल्क के लिए महंगाई का खतरा भी दोबारा सर उठाता दिखाई दे रहा है। ईयर 26 में, यानी मई इस साल में 26 मई माफ कीजिएगा साल 26 तक इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ के 11.7% तक पहुंच चुकी है। इस वक्त महंगाई की शरह जो है वो पिछले चंद महीनों के मुकाबले में बेशक काफ़ी तेज़ी से आगे गई है। तशवीशनाक बात यह भी है कि मौजूदा माली साल पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ ज़रई पैदावार सिर्फ 2.9% रही है। ये भी बहुत तशवीश की बात है, जबकि टारगेट 4.5% था। तमाम बड़ी फसलों में, पाकिस्तान की तमाम एग्रीकल्चर की जितनी बड़ी बड़ी फसलें हैं उनकी पैदावार में बहुत कमी आई है, बल्कि इंतहाई मायूस कुन रही है। यानी सिर्फ 0.65% रही, जबकि टारगेट 6.7% था। ताहम हुकूमत इस तस्वीर का दूसरा रुख पेश कर रही है। हुकूमत का ये कहना है कि पहले इकॉनमी को स्टेबलाइज करना ज़रूरी था, इसीलिए करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है, फिस्कल डेफिसिट है कम हुआ है, तरसीलात ज़र यानी कि रेमिटेंसेस और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बेहतरी है और इसे वो बड़ी कामयाबी करार देती है। जुलाई तक अप्रैल करंट अकाउंट डेफिसिट में सिर्फ $252 मिलियन रहा है, ये भी एक बड़ी कामयाबी बताई जाती है और यकीनन ये एक इम्प्रेसिव बात है। फिस्कल डेफिसिट मुल्क की तारीख में पहली मरतबा GDP के 0.7% तक आ गया है, ये भी इम्प्रेसिव बात है। रेमिटेंसेस में $4.3 बिलियन की रिकॉर्ड सतह तक पहुंचे, ये बेशक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जबकि पूरे साल में $41 बिलियन से तजावुज़ हो जाएंगे रेमिटेंसेस, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी इसमें बेहतरी आएगी। अब बेशक इसमें भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अब $17.2 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जबकि फरवरी में 23 में ये सिर्फ $2.9 बिलियन रह गए थे। यानी एक तरफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेहतर हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स और एग्रीकल्चर जैसे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि इकॉनमी का प्रोडक्टिव इंजन अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या स्टेबलाइजेशन खुद ब खुद ग्रोथ में बदल जाएगी, यानी कि मजमूई तरक्की जो है कौम की पैदावार की वो उसमें इजाफा होगा, तरक्की की पैदावार बढ़ेगी। बहरहाल मुख्तसरन पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 25-26 यानी कि करंट सर्वे एक वाज़ेह पैगाम देता है कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से निकलकर इस्तेहकाम ज़रूर हासिल कर लिया है, लेकिन अभी सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल नहीं की है। और यही फ़र्क आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान की इकनॉमिक कामयाबी या नाकामी का फैसला करेगा। कल बजट का ऐलान होगा और एक नए सफ़र का ऐलान होगा, और उसके साथ ही हमें देखना यह है कि क्या आने वाला बजट पाकिस्तान की माशी तरक्की का बजट होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टिमुलस देने का बजट होगा, पाकिस्तान में नए जॉब्स क्रिएट करने वाला बजट होगा, या ये कि हम एक बार फिर वही IMF का रटा रटाया बजट पेश करेंगे और एक बार फिर इसी किस्म की माशी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट हम आइंदा साल खुदा न खास्ता आपके सामने पेश करेंगे। इस मौजू पे बात करने के लिए एक बहुत अहम मोड़ है पाकिस्तान की ऑब्वियसली इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जांचने के लिए आइंदा आने वाले बजट के हवाले से हमने दावत दी है मोहतरम शाहिद खान अब्बासी को, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। नंबर्स मैंने आपके सामने रखे, आपने भी देखी। इकोनॉमिक सर्वे आज आ गया है ट्रेडिशनल बजट से एक दिन पहले, कल बजट आने वाला है।
مکسڈ رپورٹ ہم کہیں گے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے, مگر آبویسلی کہ بہت بڑے بڑے گیپس ہیں. جب اگر آپ کی ٹوٹلی آپ کی ایکسپورٹس سٹال ہوئی ہو, آپ کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 3.7 ابھی بھی جو ہے وہ وہاں پر پھنسی ہوئی ہو, آپ کی ایگریکلچر پروڈیوس جو ہے وہ کم ہو رہی ہو, اور آپ کے یہ مسائل بہت ہی سیریس مسائل ہیں. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم کہیں کلیدی معاملات میں بہتری بھی ہے. اب آہستہ پلیز. کامران صاحب, ہمیشہ ہی مکس رپورٹ آتی ہے. آپ پاکستان کے پچھلے 20 اکنامک سروے منگا لیں, یہی باتیں آپ کو ملیں گی. لیکن حقائق جو ہے وہ ملک کی معیشت کے لیے کوئی مثبت آپ کو خبر نہیں دیتے. ملک ہر پاکستانی جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, قوت خرید اس کی کم ہو رہی ہے, جو آپ کی جاب کریشن ہے وہ نہیں ہے, گروتھ ملک میں نہیں ہے. آپ ایک ایگریکلچر پروڈکٹ کاٹن کو دیکھ لیں, ہم نے 15 ملین بیل تک کاٹن پروڈیوس کی ہے ماضی قریب میں پرانی بات نہیں کرتا, 2014-15 کو دیکھ لیں, 15 ملین بیل آپ کی پروڈکشن تھی, آج وہ اس کی 1/3 رہ گئی. یہ بہت تشویشناک باتیں ہیں. اور پھر جو اقدامات آپ لیتے ہیں, یہ جو جس کو ہم اسٹیبلائزیشن کہتے ہیں, اسٹیبلائزیشن اچیو کرنے کے لیے, اور ہم پچھلے 5-6 سال سے اسٹیبلائزیشن ہی اچیو کر رہے ہیں, ہم گرو نہیں کر سکے. اس کے پھر بہت سے منفی اثرات مستقبل پہ ہوتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی نئی انڈسٹری نہیں لگتی, انویسٹمنٹ نہیں آتی, آپ امپورٹس کو کرٹیل کرتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے بچا جائے, تو آپ بس اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں, اس سے ملک کی ترقی رک جاتی ہے اور مستقبل جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتا جاتا ہے. آج بھی آپ بھی دیکھ لیں, آج آپ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر جو قرضہ ہے اس کا حجم بھی بڑھ گیا ہے. حالانکہ پچھلے سال کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ کم ہوئے ہیں, اسے حکومت کو ریلیف ملنی چاہیے تھی, لیکن اس کے باوجود جو آپ کے اخراجات ہیں اس میں آپ کمی نہیں کر سکے. جو آپ کا ڈیٹ ہے وہ بڑا ہے اور بڑھتا جائے گا. جو آپ کے ملک کے اندر ترقی ہے وہ نہیں ہوئی, انویسٹمنٹ نہیں آئی. یہ مستقبل کے لیے کوئی خوش آئند چیزیں نہیں ہیں, یہ حالات کو مزید خراب سے خرابتر کر دیں گی. لیکن بھائی صاحب جب ملک بیسکلی آج کی ہم بات کر رہے ہیں, کرنٹ سچویشن کی بات کر رہے ہیں, پچھلے 2-3 سال کی بات کر رہے ہیں, مگر اس کا بھی تو ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم جس جگہ پہ ہماری معیشت کھڑی تھی, جس جگہ پہ ہم جس مصیبت کے حالات میں کھڑے تھے, ہم تو لٹرلی آئی سی یو میں تھی ہماری اکانومی, اور پھر ہمیں آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑا. جب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں, چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ ہم قائم کریں, 24واں آئی ایم ایف پروگرام لیں, تو پھر اس کی جو ان کی پرسکرپشن ہوتی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. جب مریض اس قدر بیمار ہے کہ وہ آئی سی یو میں ہے, تو اس کو جو دوا دی جائے گی اس میں پھر یہ تمام چیزیں جس کی میں خواہش کا اظہار کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اکنامک سروے رپورٹ جو آئی ہے اس سال کی بھی, وہ اس نے بمشکل تمام پاکستان کو گریس مارک سے پاس کیا ہے. لیکن اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے نا. لیکن اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وے فارورڈ نظر آتا ہے, کیونکہ اسٹیبلائزیشن کے جو سیمبلنس ہے وہ تو نظر آ رہے ہیں. نہیں, اسٹیبلائزیشن دیکھیں, ہم پچھلے 5 سال سے اسٹیبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں. جو پچھلے 4 سال ہیں یہ بدترین اکنامک پرفارمنس ہے پاکستان کی. تو ہم پچھلے سال سے کمپیئر کرتے ہیں, پچھلے سال تو بہت برا تھا, اس سے پچھلے سال اس سے برا تھا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ملک میں جابز کریٹ ہوئے ہیں, کیا ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئی ہے, کیا ملک ترقی کر رہا ہے, کیا ہمارے لوگ جو ہیں وہ امیر ہو رہے ہیں, کیا ہماری معیشت مضبوط ہو رہی ہے. ان سب کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا. اسٹیٹسٹکس جو ہوتے ہیں وہ ایک بہت چھوٹی سی حصہ بتاتے ہیں آپ کو اسٹوری کا. جو اصل اسٹوری ہے وہ بڑی خوفناک ہے. ہمیں ملک کے اندر اسٹیبلٹی پالیسی لانی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے, رول آف لا لانا ہے, ریفارمز کرنے ہیں, پھر جا کے ملک آگے بڑھے گا. آئی ایم ایف کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو آئی ایم ایف ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح آپ قرضے دینے کے قابل ہوں گے, جو قرضہ آپ نے ان سے لیا ہے. لیکن آپ کو آئی ایم ایف کے جو وہ کہہ رہے ہیں اسے ریفارمز بڑھ کر کرنے ہوتے ہیں. ریفارم سے آپ کو کوئی نہیں روکتا. آپ نے حکومت کے حجم کا سائز کم کرنا ہے, آپ نے ملک کے اندر جو پیسوں کا ضیاع ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے, جو آپ کی غلط پالیسیز ہیں ان کو بدلنا ہے. یہ سب آپ کے ذمہ, آئی ایم ایف کے ذمہ نہیں ہے.
ہم اس پہ تو کام کرتے نہیں ہیں, آئی ایم ایف کرونا روتے رہتے ہیں. بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بڑھے گی نہیں. ان دا بیک گراؤنڈ آف جو ابھی ہمارے سامنے اکنامک سروے رپورٹ آئی ہے جو کہ اس وقت سٹیٹس ہمارا دے رہی ہے, ہمارا کرنٹ سٹیٹس اکانومی کا کیا ہے, کل بجٹ آنا ہے. اب انتظار یہ ہے کہ سب سے کرٹیکل بات یہ ہے کہ کیا وے فارورڈ کیا ہوگا, اگلے سال ہمیں کیا حالات دیکھنے پڑیں گے, کیا اسی قسم کا رونا پڑے گا جو آج ہم رو رہے ہیں اکنامک سروے رپورٹ دیکھ کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی جی ڈی پی گروتھ جو ہے یہ 3.7 جیسے میزریبل نمبرز ہیں, یہ کوئی 4.2 4.5 کے قریب ہم پہنچیں گے, کچھ ہماری ایکسپورٹس میں بہتری آئے گی, کچھ ہماری ایگریکلچر پروڈیوس میں بہتری آئے گی, کچھ اور جو ہمارے معاملات ہیں اس میں کوئی ہمیں بہتری آئے گی, اور وہ بجٹ جو کل پیش ہوگا کیا اس میں گنجائش ہوگی کہ ہم یہ بہتری کی خبر دے سکیں اور یہ جاب کریشن کے حالات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہو سکیں. کل کا بجٹ جو ہے وہ کیا اس حوالے سے کوئی نمید لا رہا ہے, کوئی بہتر خبر آ سکتی ہے؟ جی کامران بھائی, مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ آپ کوئی مثبت خبر دے پائیں گے یا کوئی توقع کر سکیں گے کہ ملک کی معیشت بہتر ہوگی, کیونکہ آپ کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, آپ کی آمدن میں کمی ہوتی جا رہی ہے. اب آپ اس کو برج کرنے کے لیے آپ اضافی ٹیکس لگاتے ہیں اور اضافی قرضہ لیتے ہیں, تو یہ تو کوئی مستقل حالات نہیں ہیں. اب چونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, امپورٹس اگر آپ گرو کرنے کی کوشش کریں گے, امپورٹس آپ کو چاہیے ہوتی ہیں, تو اگلے سال اس دفعہ تقریباً 55 ارب کی امپورٹس تھی, اگلے دفعہ 70 ارب سے زیادہ کی توقع ہے. پھر آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جائے گا. تو آج جو پاکستان کو چلا رہے وہ اوورسیز پاکستانی چلا رہے. ہماری وہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ 22 ارب ہیں, جو اوورسیز پاکستانی بیچتے ہیں وہ تقریباً 40 ارب کے قریب ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو بہت سے پیسے جو ہیں وہ انفارمل چینل سے بھی بھیجتے ہیں. تو آج آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو آپ نے کوئی سہولت دی ہے, اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ان کو کوئی اس کی توقع رکھیں کہ انویسٹمنٹ بہتر ہوگی, ملک میں کوئی قانون ہوگا جو ان کے سرمایہ کو اگر انویسٹ کرے اس کو پروٹیکٹ کرے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جڑی ہوتی ہیں آپس میں. تو جب تک آپ مجموعی طور پر ملک کی اکانومی پہ کوشش نہیں کریں گے, فزیکل اسٹیبلائزیشن جسے آپ کہتے ہیں, یہ آپ کو کچھ نہیں دے گا, یہ صرف آج کا دن گزار دے گا, کل کے لیے کچھ نہیں کرتا. تو ابھی تو ہم آخری منٹ تک یہ اسٹرگل کر رہے تھے, کیونکہ ہمیں تو ڈیٹ کا بھی نہیں پتا تھا. بھائی صاحب آپ کو علم ہے کہ 2 دن پہلے تک تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ بجٹ ہمیں کس ڈیٹ کو دینا ہے, اور مختلف ڈیٹس جو ہے وہ گورنمنٹ کی سورسز سے فلوٹ ہوتی رہی ہیں. پھر بالآخر جو ہے وہ ایک نہ جانے ایک عجیب سی صورتحال ہوئی جس میں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ملی, اور اس کے بعد ایک بجٹ کی ڈیٹ سامنے آئی, اور اس کے اندر بھی ابھی بھی بہت ساری قباحتیں ہمیں نہیں پتہ ہے کہ این ایف سی کے حوالے سے جو ڈفرینسز ہیں دونوں جانب, اور حکومت کی خواہش یہ ہے کہ اب کیونکہ وہ پہلے دن سے ڈیفالٹ پہ چلی جاتی ہے حکومت, اور ایک بڑی مشکل صورتحال ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, این ایف سی کے جو ایلوکیشنز ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ابھی جو ہیں اپنی جگہ ہوا میں معلق ہیں, اور پھر آئندہ بجٹ کی بہرحال کل ڈیٹ آ گئی ہے. جی یہی آپ کے سامنے ایک انڈیکیٹر ہے کہ بجٹ ہم سے طے ہی نہیں ہو رہا تھا. ہم نے بجٹ کو بھی پولیٹیسائز کر دیا ہے, آپس میں گیو اینڈ ٹیک کی بات کر رہے ہیں کہ کیا تم دو گے, کیا وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا. تو اس طرح کے معاملات ہم نے اس نازک صورتحال میں, جب معیشت کی یہ حالت ہو تو آپ اس میں سیاست نہیں کھیل سکتے. این ایف سی ایوارڈ کی ہم بات کرتے ہیں, آپ این ایف سی ایوارڈ کو میری نظر میں آپ رہنے دیں, لیکن آپ جو صوبوں کی ذمہ داریاں ہیں ان کو کہیں پوری کریں. یعنی جو ویلفیئر ہے یہ صوبے کا کام ہے, تو جو بس کا پروگرام ہے اس کو صوبے سنبھالیں, وہ صوبے دیں, وفاق اس میں کیوں پڑتا ہے. پھر آپ کی بجلی کے معاملات ہیں, بجلی بھی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ صوبے کی ذمہ داری ہے, ان کے حوالے کر دیں. گیس جو ہے وہ صوبے کی ملکیت ہے, ان کے حوالے کر دیں, تاکہ وہ اس چیزوں کے ذمہ دار بنیں. آج تو کماتا وفاق ہے, ہم سب ٹیکس دیتے ہیں, وفاق ٹیکس کلیکشن کرتا ہے, ہر سال ٹیکس بڑھاتا ہے, اس کے بعد صوبوں کے حوالے کر دیتا ہے جو اس رقم کو اکثر ضائع کرتے ہیں. وہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے, پیسے کیسے خرچ کیے جاتے ہیں, کوئی ان پہ کنٹرولز نہیں ہے. جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے, جو منہ سے لفظ نکالتا ہے وہ ڈائریکٹو بن جاتا ہے. یہ نظام دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو آپ کو یہ نظام بدلنے ہوں گے, پھر جا کر ملک چلے گا. تو اب بھائی صاحب آپ کو کتنی امید ہے کہ خاص طور پہ جو ہماری اکانومی کے ایشوز ہیں, جس میں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا ایک اتنا بڑا حصہ ہے,
गुज़िश्ता बजट पे भी हमारी बात हो रही थी, यही हम इसी बात पे अफसोस कर रहे थे कि इस मुल्क की इतनी मैसिव जो है अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। इस साल जब हम बात कर रहे हैं, नए माली साल का आगाज़ कर रहे हैं, उस वक्त भी उसी लेवल की अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है और हमें मालूम है कि कितनी मैसिव लेवल पे करेंसी सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त उसका भी गुजारा हो रहा है। और किसी भी सूरत में भी एक पाकिस्तानी भी गवाही नहीं दे रहा कि FBR में कोई उसने बड़ी इस्लाहात देखी हैं, या उसको अब किसी ब्लैकमेलिंग का सामना नहीं करना पड़ता, या उसको जो है वो एक इस पूरे माहौल के अंदर जो है एक आउटराइट जो ट्रांसपेरेंसी का फुकदान था वो अपनी जगह बरकरार है। आइंदा साल जब हम बात कर रहे होंगे फिर भी यही सूरत हाल होगी ऑब्वियसली। देखिए, FBR भी इस मुल्क की जो नाकामियाँ हैं निज़ाम की उसका हिस्सा है। तो FBR कोई मौज़ाती तौर पे तो पैसे आपको नहीं दे सकता। आप ना अखराजात कम करते हैं, ना आप रिफॉर्म्स करते हैं, ना आप पॉलिसी सही बनाते हैं, तो ना आप मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के क्लाइमेट को हमने तबाह कर दिया है। तो ऐसे हालात में FBR अकेला क्या कर लेगा? FBR तो इजाफी टैक्स लगाकर अजीब टैक्स मुल्क में लगे हुए हैं जो मुल्क के अंदर से ग्रोथ ख़त्म कर देते हैं। आज जो कारोबारी लोग हैं मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि उन्हें ये पता नहीं कि कल क्या टैक्स लग जाएगा, जिससे उनकी सारा जो मंसूबा है इन्वेस्टमेंट को ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक आप ये इन चीज़ों को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त नहीं करेंगे, तो आपका मुल्क आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, फॉर्म मिनिस्टर हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, जिसके बाद हमारा ये बजट का स्पेशल शो जारी रहेगा। रिवायत के मुताबिक आज पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। पाकिस्तान की माशी सेहत के हवाले से ये एक अहम दस्तावेज़ होती है, सामने आई है। कल इसका बजट आएगा। मिनी जीरो रिपोर्ट है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कई तशवीशनाक पहलू हैं और कुछ हौसला अफजा भी खबरें इसके अंदर मौजूद हैं। इस मौजू पर हमारी बातचीत जारी है, हमारा बजट का स्पेशल शो जारी है। इसके लिए अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटी। जनाब अशफाक तोला हमारे साथ है, पाकिस्तान के मुस्तनद टैक्स उमूर के माहिर। सुहेल भाई, ये बताइएगा कि डज़ द इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, जो कि एक मिक्स रिपोर्ट है, कंसर्न के काफ़ी पहलू हैं इसके अंदर, टेल्स अस कि कल का बजट जो आ रहा है, क्योंकि उससे बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक तवील अरसे तक पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो एक तरह से मुंजमद है। डज इट गिव यू एनी इंडिकेशन कि आने वाले बजट में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कामरान साहब। नहीं, बिल्कुल इससे इंडिकेशन मिल रही है दो तरीके से। एक तो जो नंबर्स हैं काफ़ी हद तक तो पहले रिलीज़ हो जाते हैं, कुछ नंबर्स जो नहीं होते वो भी नुमाया हो गए हैं। प्लस इसके अलावा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो फाइनेंस मिनिस्टर उसकी टीम की, और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं और बॉडी लैंग्वेज है, उससे बज़ाहिर लग रहा है कि जो IMF का जो डिक्टेशन होता है या सख्ती होती है वो बज़ाहिर लग रहा है कम हो रही है। फिर जो सूबों ने कुछ बोझ उठाने का फ़ैसला किया है उसकी वजह से भी। और तीसरा जो अगर देखें ना कामरान भाई, मसला जो पाकिस्तान का रहा है वो फिस्कल डेफिसिट रहा है, जो हमने 17-18 से क्राइसिस देखा, जो 23 में हम डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गए और फिर आपको IMF ने बेल आउट किया, समहाउ बच गए हम। तो 8% का फिस्कल डेफिसिट हम 5-6 साल करते रहे। जो फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, फिर आप उसको बोरो करते हैं, वो 4% हो गया है, 4 से कम हो गया है। तो रूम है हुकूमत के पास कि अगर टैक्स की आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं भी बढ़ रही तो फिस्कल डेफिसिट 4 से 4.5% कर दिया जाए। तो बज़ाहिर लग रहा है कि आपके सवाल का जवाब कि आने वाला जो कल बजट है उसमें कुछ शायद अच्छी खबरें हमें मिलें। कम से कम ये तो ज़रूर होगा कि टैक्सेस बढ़ेंगे नहीं। कुछ जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, या सुपर टैक्स कह लें, या जो सैलरीड क्लास है, उस पर थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन की मुझे तो उम्मीद लग रही है। अच्छा भाई, ये जब भी कोई भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि ज़रूरत भी है कि पाकिस्तान में कोई कंसेशंस आए, कोई स्टिमुलस आए, कोई इकॉनमी चले, कोई मामलात आगे बढ़े, तो ज़ाहिर है उसके लिए हुकूमत के पास रूम होना चाहिए ना, कि उनके पास वो ये कंसेशन ऑफ़र करने, कंसेशन या ये कि ज़रूरत देने की जो है उसको ऑफ़र करने की उनके पास रूम हो। और वो आएगा रेवेन्यू से, कि आपकी आमदनी बढ़े तो आप उसको कर सकते हैं। अब आमदनी बढ़ेगी तो वो तो FBR से ही बढ़ेगी, रेवेन्यू के इनकम एक टिपिकल उसमें ग्रोथ की तो बात की जाती है, लेकिन उसके लिए इस अगर सब्सटेंशियल हमें स्टिमुलस देना है तो सब्सटेंशियल इनकम बढ़े। जो FBR की हम परफॉर्मेंस अभी तक देख रहे हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड की देख रहे हैं, जो
मैसिव ग्रोथ फेलियर है, इकॉनमी को डिजिटाइज ना करने का मैसिव ग्रोथ फेलियर है, जो हमारी कैश इकॉनमी को जो जिस तरह से वो प्रॉस्पर कर रही है, उसकी बुनियाद पे हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हुकूमत खुल के जो है वो स्टिमुलस दे, इकॉनमी को आगे बढ़ाए, जबकि आमदन जो है वो इनकम के जो रास्ते हैं जो कि रेवेन्यू ग्रोथ से आएंगे, उसमें तो कहीं हौसले की बात नज़र नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, आपने जो बात की है ना वो बड़ी परफेक्ट बात की आपने कि देखिए मेरे पास वसाइल नहीं है तो मैं स्टिमुलस कहाँ से दूंगा, और हमारे पास वसाइल क्यों नहीं होते ये भी मैं बता देता हूँ कि जो मैंने एक रिपोर्ट तरतीब की थी 2023 में, उसमें हमने सारी चीज़ें इन चीज़ों को हमने आइसोलेट करके एक एक चीज़ निकाल के दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिपोर्ट उन्होंने दाखिले दफ्तर कर दी और उससे कोई आप फ़ायदा ना उठा सके। देखिए वसाइल कहाँ से आएंगे आपके, दो तरीके हैं आपके। एक तो वसाइल को बढ़ाने के 5% जो टैक्स है 92.5% लोग दे रहे हैं आपका, और 7.5% लोग 95% डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, तो इससे तो वसाइल नहीं बढ़ेंगे। हमारे पड़ोस में 80-20 का रेशियो है, एवरी 1% पे 400 बिलियन की रेवेन्यू मेरी बढ़ रही है। अच्छा 2.5 खरब के हमने 2.5 ट्रिलियन के हमने दिए थे इनको नए रिसोर्सेज, वो उन्होंने नहीं लिए। वो ये ताजिर स्कीम जो लाए हैं ये एक मजाक बन के रह जाएगी। आपने भी अपनी कमेंट दिए, इसमें आप जब तक असेसमेंट उनके हाथ में रख रहे हैं, वो एक स्टिकर लगाएंगे 25,000 रुपये पे करके और बोलेंगे जी खुदा हाफिज। इसकी टोटल अगर मैं वैल्यू भी निकालूं तो 17,000 रुपये आती है, पर ये जो अपने इनके कैलकुलेशन बता रही है, फॉरगेट दिस थिंग। आपकी सबसे बड़ी इस वक्त जो कॉस्ट है, जो हिडन कॉस्ट है, वो आपका IMF का प्रोग्राम है। आप वाहिद कंट्री हैं दुनिया की, सुहेल भाई इसको सेकंड करेंगे, कि जिसका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो 8 से 9% है, 2% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस टोटल अगर मैं सही से एडजस्टमेंट करूं तो मैंने 2 सालों में कामरान भाई 11,000 अरब से ज़्यादा की मैंने हिडन कॉस्ट बर्दाश्त की है, जिसकी मेरी डेली कॉस्ट 15 अरब रुपए आती है। हम बोरो कर रहे हैं अपने कर्जे पे करने के लिए, और दूसरी तरफ हम ये हिडन कॉस्ट को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो क्या हमारे 25 करोड़ अवाम इस कॉस्ट के मुतामिल हैं? देखिए IMF का प्रोग्राम अपनी जगह ठीक है, उस वक्त बेल आउट किया था, उस वक्त शायद हमें ज़रूरत ना पड़ती उसके, लेकिन बहरहाल मतलब वो चीज़ करनी चाहिए जो हो सकती है। हमें बहरहाल IMF का प्रोग्राम कंप्लीट करना है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ये तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जो गिवन उसमें सिचुएशन है हमें उसी की बात करनी होगी। चलो ये बताएं कि अगले साल जब हम बात करें, जब इस वक्त बैठे हो इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हों, तो हमें बहरहाल ये चाहिए होगा कि हमारा जो ग्रोथ है वो कम से कम ये 3.7 से सिग्निफिकेंटली आगे बढ़े जो आज है। जो हमारी एक्सपोर्ट्स है ये खुदा के लिए आगे बढ़े, ये कोई अब $28 बिलियन से ये कम से कम $31-32 बिलियन हो। क्या हम ये हो कि कुछ हमारे यहाँ FDI आए, कोई हमारी लोकल इन्वेस्टमेंट नज़र आए, कोई हमारे जो किसी सूरत से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इतनी डिसबल हो गई है, ये पूरी तबाही हो गई है, तो अब उसका क्या सारा दारोमदार ये नहीं कि कल हम बजट क्या पेश करते हैं तो अगले इकोनॉमिक सर्वे में इससे बेहतर तस्वीर नजर आए, तो वो क्या चीज़ें हैं जो कि कल हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि इस पिक्चर को अगर बदलना हो? देखिए जिस तरह मैंने कहा कि फिस्कल डेफिसिट जो एक नॉर्मल रेंज होती है आइडियल 3 से 5, उसमें हम आ गए हैं, तो गुंजाइश है। तो अगर कल सुपर टैक्स में कमी होती है 1 से 2% एटलीस्ट, क्योंकि IMF के होते हुए हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, ग्रेजुअली किया जाएगा, और सैलरीड क्लास स्पेशली जो पुअर कैटेगरी है या लो मिडिल क्लास है, जिससे मेरी मुराद है 3 लाख से नीचे, उसमें रैशनलाइजेशन करते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ सैलरी उसको इन्हेंस करते हैं, और कोई नया टैक्स नहीं लगाते, और अल्लाह करे कि ये जो ईरान का मसला है ये महीने 2 महीने में हल हो जाए, तो अगले साल अगर 3.5 नहीं 4.25 नहीं, तो मुझे लगता है ये हुकूमत का जो 4 का टारगेट है वो अचीव हो सकता है। अगर आप कहें कि हमें, मगर ये 4 का मतलब देखें अभी तो 3.7 है, आपसे 0.3% की ग्रोथ से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हाँ मैं कह रहा हूँ कि अगर हम आ रहे हैं 5% के लिए, हमें फिर टैक्स निज़ाम को वहीं लेके जाना पड़ेगा जो 2023 में था। हमारा अब काम नहीं चलेगा, पिछले 5 साल से 2%, 4 साल से तो 2%, आज 3.7%, अगले साल जो है 3.8%, 3.9%, 4%। ये जो 20 लाख लोग इस साल निकलेंगे, जॉब इनको कहाँ से मिलेगी? तो कामरान में देखें मसला ये कि जो पिछले 10-12 साल में ये हमने कोशिश की कि हम अपने रिजर्व को यूज़ करके 6% कर दें, तो उसका फिर एक जो क्राइसिस आया था उसका जो ज़ख़म है अभी तक भरा नहीं है। तो शायद
मैं पिछले साल ये समझ रहा था कि जो अभी साल गुजरा है वो 4 होगा और अगला 4.5 होगा। तो ये ईरान वॉर की वजह से हमने कोई %0.5 GDP नुकसान कर दी है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये ईरान का मसला महीने 2 महीने में हल हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर हम 4 के करीब 4-4.5 पहुँच जाएंगे। 5-5.5 के लिए हमें एक्सपेंशनरी बजट देना पड़ेगा। एक्सपेंशनरी बजट का मतलब है हमें फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना पड़ेगा। जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो रिजर्व कम होंगे। तो अब ये हुकूमत, मुझे लगता है कि 20-25 बिलियन के हमारे रिजर्व्स हो जाएं, फिर जाके ये हुकूमत स्टेप ले सकती है। तो अगर हमारे रिजर्व 20 से नीचे हैं तो मुझे लगता है 4% होगी। अगर 20 बिलियन से ऊपर होते हैं, जो मुझे लगता है 2028 में होंगे, तो वहाँ 5% होगी। और आई एग्री विद यू, जब तक ये हम 5% नहीं करेंगे और हमारी पॉपुलेशन 2.5% से बढ़ रही है तो 2.5% हुआ नेट, तो आवाम को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि 1 साल के बाद हमें शायद देखने को मिले। सुहाग भाई, ये कंस्ट्रेंट प्रोजेक्शन है, ये बेहतर हो सकती है क्योंकि आधी इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है, आधी इकॉनमी टैक्स रेट से बाहर है, आधी इकॉनमी का इतना बड़ा पोटेंशियल है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोया कि यही एक तरीका है जिससे कि हम इसको डिफाई कर दें और हम 5% की ग्रोथ पे जाए, जबकि हुकूमत के हाथ में कोई चीज़ आए। तो क्या ये नामुमकिन है कि ये जो हमारे 40 लाख लोग जो सिर्फ टैक्स प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, जो कि प्रॉपर फाइलर है, जो प्रॉपर और उसके एक रीजनेबल किस्म का वो कोई भी टैक्सेशन में जा रहे हैं, कि ये 40 लाख से 80 लाख हो जाए खाली, क्या ये नामुमकिन है जिसकी आधी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है? कारण भाई कोई नामुमकिनात में से नहीं। तो क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि हमारी विल नहीं है, हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है। मैंने आपको कहा ना कि जी 7.5% लोग, क्योंकि देखिए जब आप ये कह रहे हैं हमारी विल नहीं है, तो इसकी उर्दू ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी विल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की विल नहीं है, वरना तो ये 5वां साल है ना इस हुकूमत का। सीधी सी बात है। कारण भाई 5वां साल हो कि 6वां साल हो, जब तक आप सिस्टम को सिस्टम के तौर पे नहीं लाएंगे, राइट पैक इन द राइट होल वाली बात नहीं करेंगे, ये नहीं चल सकता। दूसरी बात ये है कि हमने अपनी एक प्रोजेक्शन की है, 5% इज़ वेरी मच अचीवेबल। आपका ये जो सुहेल साहब ने अभी कहा कि बहुत अच्छी बात, आप ये नहीं कहिएगा कि IMF प्रोग्राम से निकल जाएं। अभी तो निकल ही नहीं सकते ना, तो बस ठीक है, बट आपको इसी में बताए ना, फिलहाल इसी में मैं बता रहा हूँ आपको। मैं देखिए, आपको उसमें आपका अपना डॉलर पड़ा हुआ है बाहर, हमने अपनी रिकमेंडेशन में भी दी है कि $1 लाख तक पहले भी आ रहा था, उस वक्त उसमें हमने 50 लाख करके उस वक्त के हिसाब से इसको आधा कर दिया था। अब आप फिर इसको रिस्टोर करें, मेरे हिसाब से 8 से 10 बिलियन डॉलर आ रहे हैं। आउटवर्ड रेमिटेंस जो $1,00,000 हम कर सकते हैं उसको 50% करें। PRI के अंदर आपकी PRI इनिशिएटिव नहीं चल रही है आपकी स्टेट बैंक की, आप लोगों को इंसेंटिवाइज करें कि डॉलर हवाला हुंडी से हटा के भेजें। जो ₹5 का 4-5 रुपए का डिफरेंस होता है नॉर्मली, उसको अगर आप देखें और अगर आप वो डायरेक्ट इनको इंसेंटिवाइज करें, $4-5 बिलियन ला सकते हैं। वो असल में आपकी की है। अगर उस रेसिपी पे आप चले, सुहेल साहब की बात बिल्कुल सही है, आपके पास डॉलर आ गए ना तो फिर आप शेयर हैं, फिर IMF क्या या कोई और क्या, सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, नए फाइलर भी आ जाएंगे। अब जैसे ये आपने किया दुकानदारों का 25-25 हज़ार दे के हर कोई टैक्स पेयर बन जाएगा, तो यू विल गेन द बेनिफिट, आपको नंबर 6 मिल जाएंगे, बट आपको एवरी टैक्स श्योर के बन जाएगा 30-40 लाख आ जाएंगे। 30-40 लाख ना सही तो 5-6 लाख आ जाएंगे, जो मेरा अपना एक अंदाजा आ जाएंगे। क्योंकि अब इनको इससे ज्यादा इंसेंटिव कोई नहीं दे सकता कि 25,000 रुपए में आप 5-7% बढ़ जाएंगे। चले अगर बढ़ भी गए, देखें मैं ये नहीं कहता, अगर वो मैकेनिज्म जो मैंने सजेस्ट किया था 3 साल पहले, अगर वो कर लेते कि जी डायरेक्टली हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से ले लेते तो पूरे 40 लाख आ जाते 2-3 सालों में। मगर अब देखें तो अफजल भाई, ये जो अब सूरत हाल है जिसमें कि सबसे जो ग्लोइंग और जो चीज़ नज़र आ रही है वो एकदम रेमिटेंसेस का इजाफा, सिग्निफिकेंट रेमिटेंसेस का इजाफा एक तरफ वो है, और दूसरा ये कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं हो रहा उस तरह से जैसे वो है, तो ये एक अनदर एंगल। तो ये जो लिक्विडिटी अवेलेबल हो सकती है जिससे कि ये अब हम अपने इस सूरत हाल में बेहतरी ला सकते हैं, और इसका जो मज़ीद पोटेंशल है रेमिटेंसेस का, इनफ्लोज का, उसके लिए क्या कोई बड़ी इनोवेशन की ज़रूरत है? कोई बहुत मुश्किल काम है कि हम इसको हार्नेस कर सके, और इसका रियल टर्म में पोटेंशियल कितना है? देखिए कामरान भाई, यही सबसे बड़ा हमें फ़ायदा हो रहा है ईरान की जंग का, कि जो मिडिल ईस्ट की इकॉनमी है वो स्लो डाउन हो रही है, ख़ास तौर से दुबई। दुबई से इंडिकेशन मिल रही हैं कि पैसा आ रहा है, कम से कम जाने का तो रफ्तार कम हो गई है। ओवरऑल भी सऊदी अरब से भी काफ़ी बेहतर है। तो देखें, एक तो ऑफिशियल रेमिटेंस ज़्यादा आ रही हैं, RDA 50% बढ़ गया है,
और जो स्टेट बैंक की बाइंग है मार्केट से वो भी बढ़ गई है। अभी देखिए यही हालात थे मोर लेस 9/11 के बाद, ठीक है, कि रिवर्स कैपिटल फ्लाइट शुरू हुआ, 2-3 साल तक जो है जीडीपी नहीं बढ़नी शुरू हुई, फिर अचानक से बढ़नी शुरू हुई। मगर अभी और जो 9/11 के हालात में फ़र्क ये कि उस वक्त कोई पूछ-गुछ ज़्यादा नहीं थी, पैसा लाना इनवर्ड, कोई भी टैक्स नहीं था, कोई नहीं थी। अभी हम FATF का सारा मरहला करते हुए आए हैं, अभी सख्ती बहुत है। तो जिस तरह इशफाक साहब कह रहे थे कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म करना चाहिए कि जो गैर कानूनी भी ना हो और जिससे जो हमारा कैपिटल दुबई चला गया है वो बड़ी आसानी से दोबारा यहाँ आ जाए, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन भी मिले। तो जो अभी 44-45 बिलियन की रेमिटेंस और RDA हो गई हैं, ठीक है, और अगर हमने इसको फैसिलिटेट किया और $4-5 बिलियन बढ़ गया अगले साल, तो जो मैं कह रहा था कि हुकूमत 5% जब भी कर सकती है जब हमारा रिजर्व 20 से 25 बिलियन डॉलर हो। तो अगर $4-5 बिलियन थ्रू RDA और रेमिटेंस अगले साल बढ़ जाता है तो रिजर्व हमारा 20 से ऊपर हो जाएगा, और जब रिजर्व 20 से ऊपर हो जाएगा तो अगले साल तो शायद हम IMF की बातें मानना भी छोड़ दें, क्योंकि हमें लग रहा होगा कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, तो हम जाके कहेंगे कि 5% से ज़्यादा हो सकती है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को और पॉलिसी मेकर्स को ईरान की ये सबसे बड़ा सहारा है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने का, और ये हम देख भी रहे हैं, जो प्रॉपर्टी मार्केट बेहतर हुई है। आज देखें अखबारात में जहाँ इश्तिहार लोग नहीं देते वहाँ भी 3-3 पेज जो होते हैं नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी आई हुई है और वैसे भी म्यूचुअल फंड में आई हुई है। तो ये सारी लिक्विडिटी हम कहते हैं कि रिवर्स कैपिटल फ्लाइट है। भाई ये जो अभी लिक्विडिटी आ रही है, जो बाहर से भी आ रही है, यहाँ से रुक रही है, यहाँ से जनरेट हो रही है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं सोहेल भाई कि एक हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं हमारे अतराफ में माशाल्लाह बहुत आ रहे हैं, ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। एक तो इनफ्लोज की अब बात कर रहे हैं बाहर से आए, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स अगर ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर आ जाए तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए कितनी, तो ये इसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए कि इसको 5.5% GDP का कंस्ट्रक्शन है इस वक्त, और ये अगर आते हैं तो आपकी 70 ऑड इंडस्ट्रीज चल सकती हैं और उसका एक कंट्रीब्यूशन होगा। ऑल्दो थोड़ा सा उसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि ये अब इतनी बड़ी इस वक्त एक्सपोजर हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, ये हमारी इकोनॉमी में ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा बने ना। जी बनेंगे, कम से कम 60% 70% तो बने। इसमें कामरान भाई एक बात आपको करना पड़ेगा, देखें मैं जैसे उसकी मैं बात करूँ $1,00,000 की, वो $1,00,000 तो उनको एक रास्ता 3-3 करोड़ का तो मिल ही सकता है सबको। बट देखें ये क्योंकि अगर आप करें और आप वैल्यूएशन बढ़ा के टैक्स कम कर दें, देखिए प्रॉपर्टी पे इतना बड़ा टैक्स दुनिया में कहीं नहीं होता, आप इसको कम करें और आई होप कि कल हो जाएंगे कम। मुझे लग रहा है 1.5% पे लेके आ रहे हैं, और ये फाइलर नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन अब खुदारा ख़त्म करें इसको, और एक तरफ लेके आए, सबको बोले फाइलर बन जाओ, ये डिलेड फाइलर और लेट फाइलर ये क्या होता है। आप एक तरफ लेके आए, आप रेट कम करें, रीट मॉडल में ले आइए। रीट मॉडल एक ऐसा आसान नहीं है ना, हमारी जो जिस तरह की हमारी इंडस्ट्री है उसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त रेगुलेशन है उसके, वो करे ना जो पॉसिबल है। नहीं हो जाएगा वो, देखिए इसमें लॉ में आसानी लाएंगे ना तो बिल्डर भी आएगा। देखिए इनको भी तो एजुकेट होना है ना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट AOP के अंदर आ जाए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर आते हैं। आप मुझे बताएं कौन सी बड़ी कंपनी ने आज ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया? नहीं किया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आप सिस्टमाइज करें। AKD ने किया, नहीं AKD के अलावा मैं बता रहा हूँ, मेरे पास नहीं है कोई ऐसी मिसाल। अकील भाई ने तो कर दिया, और क्योंकि वो पहले से आर्केडियन को एक कंपनी बना के चल रहे हैं, क्यों, बिकॉज मैं इन्वॉल्व रहा उनके साथ। बट मेरे कहने का मकसद ये है कामरान भाई, आप जब तक इनको सिस्टम में फैसिलिटेट नहीं करेंगे बिल्डर्स को, आप हैरेसमेंट कम कर दें, आप टैक्स रेट कम कर दें। अच्छा सोहेल भाई, अभी पोटेंशियल की फिर बात कर रहे हैं, अभी बजट आएगा कल, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल हम माहौल देख रहे हैं कि लिक्विडिटी बहुत है, और ये जो नए IPOs वगैरह आए उसमें हमने बड़ी बॉयंसी, बड़ी वाइब्रेंसी देखी है, और उसके साथ साथ हालांकि वॉर का माहौल है, ये वो मार्केट जो है ख़ासतौर पे जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो इतनी ज़्यादा घबराई नहीं है, परेशानी नहीं है, और अब आने इसका मतलब है बजट से भी उम्मीद है, माहौल भी बेहतर लग रहा है मार्केट को, और ओवरऑल लिक्विडिटी भी है, बाहर से भी आ रहा है, शायद बाहर का हमें शायद जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी नज़र आए। तो ये जो इस वक्त मार्केट वगैरह का ओवरऑल रिस्पॉन्स देख रहे हैं, डज इट गिव एनी इंडिकेशन ऑफ द कमिंग मंथ्स ऑल्सो? देखिए कामरान भाई, सबसे पहले जब पैसा आता है ना तो कहीं ना कहीं पार्क होता है, वो या तो म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी में होता है। हमने देखा था यही 9/11 के बाद होता, तो साल 2 साल के बाद फिर वो एक्सपेंशन में लग रहा है। तो जब इकोनॉमी में जब पैसा आएगा कहीं ना कहीं तो वो लगेगा। तो ये जो स्टॉक मार्केट, IPOs, म्यूचुअल फंड में जो फिक्स इनकम में पैसा आ रहा है, और ये प्रॉपर्टी मार्केट में, ये रिवर्स कैपिटल फ्लाइट ही है जो दुबई जा रहा था, नंबर 1।
नंबर 2, एक चीज़ हम बात ही नहीं कर रहे, करेंसी स्टेबल है 3 साल से, तो यहाँ तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी और डॉलर, इसके अलावा तो कोई लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते थे। प्रॉपर्टी हुकूमत ने टैक्स लगा के, अशफाक साहब ने बिल्कुल सही कहा, जो ट्रांसैक्शन पे टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है, इनकम टैक्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए उसकी वजह से, और डॉलर के स्टेबल होने की वजह से पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा फारिग है। आई थिंक ये ग्रेजुअली अगर जीडीपी ग्रोथ 4.5, 5, 5.5 बनती है तो साल 2 साल के बाद हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी। आज हमारे पास ओवर कैपेसिटीज़ हैं, जब ओवर कैपेसिटीज़ ख़त्म होंगी फिर वो पैसा शायद सीमेंट, स्टील और दूसरी जगहों पे लगेगा। अच्छा भाई, जीडीपी ग्रोथ में या जीडीपी का साइज़ बड़ा करने में एक बड़ा रोल हो सकता है ना, कि जितनी हमारी जो खासतौर पे रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज़ और ये तमाम चीज़ें जो हैं जो आउट ऑफ बुक है, अगर वो बुक्स में आनी शुरू हो जाएंगी और लोग डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे तो हमारा साइज़ बढ़ेगा ना। एक यकमुश्त अगर कोई बढ़ने की रास्ता है तो वही एक बड़ा रास्ता है ना, कि इस पूरे सेक्टर को एक नया जन्म दे दिया जाए और उसके मसाइल हल कर दिए जाए, टैक्सेशन आसान कर दिया जाए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आसान कर दी जाए, तो ये तो ओवरऑल जीडीपी को हमारे एक बॉयंसी देगी ना। देखिए, ये पहले भी हम कह चुके हैं, आपके प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि अगर वो जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं, मैं रह रहा हूँ, सुहेल साहब रह रहे हैं, जो हमारे साथी रहते हैं, वो अगर बहुत पुराना है और आपके 2023 से भी पहले का है जो रिजीम चेंज हुआ है, उसको आप अलाउ कर दें कि नॉमिनल एंट्री लगा दें और पैसे ना दें टैक्स, तो आपको क्या नुकसान है, मुझे तो समझ नहीं पड़ी। और जिन्होंने जो डिक्लेयर नहीं है और जो ऐसे थे जिनका टैक्स रिजीम से वो नीचे थे, उनको आप अलाउ कर दें कोई नॉमिनल अमाउंट लेके कि यार तुमने ये टैक्स अर्न मनी है उसके तहत आपने लिया है, तो आप उसको अलाउ कर दें, 2%, 3%, 5% लेके अलाउ कर दें। ये कोई एमनिस्ट्री नहीं है, ये आप डॉक्यूमेंटेशन की फीस ले रहे हैं आप उनसे। इस किस्म की चीज़ों से आप छोटे छोटे स्टेप्स लें, रीट में लेके आए, बहुत अच्छा मॉडल बना के दिया था। चलो, ये है गेम चेंजर फॉर साइज ऑफ जीडीपी एंड यू नो के खास तौर पर रेवेन्यू में उसकी कंट्रीब्यूशन, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, द इंटायर सेक्टर ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड ये जो कंस्ट्रक्शन। नहीं देखिए, ये हम तो बहुत पीछे रह गए ना, 4-5 साल थे जो लगातार जो टैक्सेस लगाए गए प्रॉपर्टी सेक्टर पे, तो आई थिंक इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। देखिए, इनकम टैक्स तो सब पे होना चाहिए, इनकम टैक्स तो सब पर होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी में मसला ये है कि ट्रांजैक्शन टैक्स ज़्यादा हो गए और जो वैल्यूएशन है उसको हमने फरामोश कर दी। जो वैल्यूएशन जो है आज थोड़ी सी, चूँकि मार्केट बढ़ गई है, लैग हो गए, तो मेरे ख्याल में रेगुलर वैल्यूएशन को अपडेट करके आप नॉर्मल इनकम टैक्स लगा दें और ट्रांजैक्शन टैक्स को बिल्कुल कम करना चाहिए और प्रोमोट कंस्ट्रक्शन को करना चाहिए रादर देन प्रोमोट बाइंग फाइल्स और प्लॉट्स। तो जिस तरह कंस्ट्रक्शन होगी तो फिर उससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलेंगी। तो आई थिंक ये जो है मैन्युफैक्चरिंग भी और कंस्ट्रक्शन भी, यही इंडस्ट्री जो है जीडीपी को सपोर्ट भी करेगी। और दूसरा, हमें इसको डिजिटाइज करना है। आजकल ये इल्ज़ाम है और हकीकत भी है कि कंस्ट्रक्शन में लोग इसलिए जाते हैं कि उनका पैसा छुप जाता है, प्लॉट में भी छुप जाता है, कंस्ट्रक्शन में भी। मेरे ख्याल में पेमेंट्स को डिजिटाइज करना और इसको कंपलसरी बनाना ज़रूरी है। जैसा आज टी बिल आप खरीदें, म्यूचुअल फंड खरीदें, मगर होगा कैसे जब ऑफिशियल प्राइस जो है वो 1/10 है ऑफिशियल, तो डिजिटाइज कैसे हो जाएगी? यही कामरान भाई, अगर प्राइस आज डिफेंस में 5 करोड़ की 12 करोड़ की बिक रही है, तो उसको अगर हम 10 करोड़ कर देंगे तो वो एक्स्ट्रा जो पैसे आएंगे वो डिजिटाइज हो जाएंगे। इसी तरह जो सीमेंट की पेमेंट्स हैं, मतलब फॉर इंस्टेंस ये कर दिया जाए कि जो सारे लेबर आपके पास काम करेंगे उनका बैंक में अकाउंट खुलेगा और पेमेंट होगी, कोई कैश पे नहीं होगी। इस तरह की बहुत सारी इसका कोई इलाज नहीं है अशफाक भाई कि जो FBR का स्लैब है वो यहाँ पर है और मार्केट प्राइस यहाँ पर है, इसका कोई इलाज नहीं? पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं? इक्वेशन लाए ना, जब यहाँ पर है तो आप मार्केट प्राइस भी यहाँ ले आइए। तो क्यों नहीं है आज तक? इसलिए नहीं है कि देखें टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, और जब भी आप जाते हैं रियल एस्टेट में, कुछ ऐसे प्लॉट भी हैं कामन भाई कि जो FBR की वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट प्राइस भी कम है। तो एक होलिस्टिक एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, जिसके मतलब किसी सूरत में भी या तो ज़्यादा होगी या कम होगी, बराबर नहीं हो सकता। मतलब वैसे 90% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, जैसे सोहेल ने कहा। देखिए, एक मैंने बिल्डर को चांस दिया था 2014 के हमने बजट में कि हम आपको फिक्स टैक्स कर देते हैं, आप कंस्ट्रक्शन करें, ये डेवलपमेंट के फिक्स टैक्स है। अब उन्होंने प्रॉमिस किया कि 16 अरब देंगे। हमें एक जगह से 5 अरब आ रहे थे, वो भी आने बंद हो गए और टोटल साल में 500 मिलियन आई, तो अगले साल हमने बंद करनी पड़ी वो चीज़। तो ये भी हमें ऑनेस्टी भी दिखानी पड़ेगी हमारे पार्टिसिपेंट्स को। ठीक है, तो ये फिर इसमें है सोहेल भाई, ये इतना बड़ा सेक्टर है और ओपन एंड शट केस है,
اور کیا اس پر راکٹ سائنس ہے کہ مارکیٹ اور جو ایکچوئل پرائس ہے اور جو گورنمنٹ پرائس ہے وہ سیم ہو؟ مجھے لگتا ہے کل بجٹ میں 3-4 سیکٹر ہیں کامران صاحب. ایک تو کنسٹرکشن کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ کیا کرتے ہیں صوبائی سیکٹر. آئی ٹی امپورٹنٹ ہے, اس پہ ٹیکس چھوٹ ختم ہو رہی ہے, حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. اور تیسرا جو ہے یہ الیکٹرک وہیکل جو آٹو پالیسی وہ ایکسپائر ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں بجٹ میں کنسٹرکشن, آئی ٹی اور جو یہ ای وی ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گی اور وہی اکانومی کو آگے امپروو کر سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل. جناب اشفاق اللہ ہمارے ساتھ تھے. ہمارے اسپیشل بجٹ شو جاری ہے, نیوز ہیڈ لائنز لیتے ہیں جس کے بعد ہم واپس آئیں گے.